हेलो बच्चों, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बच्चों सर्कल की चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आप इससे पहले वाली जो वीडियो है उससे आप जो लेक्चर 1 हमारा है सर्कल पे वो आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमने बच्चों सर्कल में जो डिस्कस करना है वो हमारा अगला आर्टिकल है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखिए हमारे पास जो सर्कल हैं, जैसा कि हमें दो फॉर्म आता है। एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसमें हमें जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसका जब आप पैरामेट्रिक इक्वेशन देखेंगे तो इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या आ जाएंगे बच्चों? पैरामेट्रिक इक्वेशन वो होगा, नॉर्मली ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होते हैं। एक्स वाई इज़ इक्वल टू, एक्स जो है इस केस में बच्चों आर कॉस थीटा और वाई हमारा आर साइन थीटा हो जाता है, जहाँ यह थीटा जो है आप इसको पैरामीटर कह सकते हैं, वेयर थीटा बी द पैरामीटर। पैरामीटर कहने का सेंस है कि हम लोग एक्स और वाई को एक अनदर वेरिएबल में चेंज कर देते हैं, जो इसके इक्वेशन को, जो अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है, अलजेब्रिक रिलेशन, उसको ये सेटिस्फाई करता है। तो जब हमारा सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा वो हमने यहाँ पे देखा। वो हमारा एक्स वाई बराबर आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा होगा। जब अगला आप देखेंगे, जब इक्वेशन हमारे जनरल फॉर्म में हो तो किसी भी जनरल फॉर्म के इक्वेशन को जनरल फॉर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है बाय डेफिनेशन से, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो हमारा x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर है। या किसी भी इक्वेशन को आप इस फॉर्म में यदि चेंज कर देंगे तो ये डेफिनेशन के आधार पे आया हुआ जो इक्वेशन है, एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है वो ये होता है। जब इसकी आप पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालेंगे बच्चों, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा इस केस में? पैरामेट्रिक इक्वेशन वो आ जाएगा एक्स वाई इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ माइनस अल्फ़ा है तो यहाँ अल्फ़ा ऐड हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस आर कॉस थीटा, और जो वाई कोऑर्डिनेट के लिए आएगा वह बीटा प्लस आर साइन थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाएंगे। तो बच्चों हमने देखा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है सर्कल का वो हम किस तरह से निकालते हैं या देखते हैं। यहाँ सिर्फ हमें आर की वैल्यू रखनी है, बाकी कॉस थीटा और साइन थीटा तो वैसे ही रह जाएगा। इस केस में अल्फ़ा और बीटा जो भी आपको ऑब्टेंड हो जाए वो यहाँ पे रख देंगे और आर की वैल्यू रखेंगे, तो वो आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म में जो भी होगा वो उसका आएगा। अब इसके बाद बच्चों देखेंगे अगला आर्टिकल जो हमें देखना है वह देखिए, और ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तो ग्रेजुएशन के बच्चों को, चूँकि मैं ये वीडियो खास करके ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बीएससी पार्ट 1 में हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप पूरा वीडियो देखें अच्छे से और अपने फ्रेंड लोगों के बीच भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा हो जाए। अगला आर्टिकल है बच्चों पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। कहने का सेंस है कि जब आप सर्कल लेंगे तो सर्कल चूँकि एक प्लेनर हमारा शेप है, यह एक प्लेन में लाई करता है। तो इस केस में जब ये आप सर्कल देख रहे हो तो दिस वन, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें पोजीशन ऑफ पॉइंट बताना है। तो पॉइंट में भी बच्चों ये या तो सर्कल के बाहर होगा या तो सर्कल के अंदर होगा या फिर ऑन द सर्कल भी हो सकता है। तो इस बात को हम डिसाइड कैसे करेंगे? तो इस बात को डिसाइड करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि जो हमारे इक्वेशन ऑफ सर्कल हैं, मान लीजिए सर्कल की इक्वेशन है, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल वो हमारा इज एफ एक्स वाई आप मान लें, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। मान लीजिए कि ये आपका सर्कल का इक्वेशन है और किसी पॉइंट की जो हमें यदि पोजीशन बतानी है और वह पॉइंट हमारा मान लीजिए सपोज़ अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। ये हमारा सर्कल है और इसकी सेंटर हमने पहले भी जाना है कि इसका सेंटर हमारा -g और -f आएगा और जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो हमारा होगा g² + f² - c इस पूरे का अंडर रूट। तो अब यदि मान लीजिए कोई पॉइंट हम मान लेते हैं कि लेट p अल्फ़ा बीटा बी अ पॉइंट। अब ये पॉइंट सर्कल के रिस्पेक्ट में सर्कल से बाहर है या सर्कल के अंदर है या सर्कल के ऊपर है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो आपको सबसे पहली बात तो इफ़ यदि यह पॉइंट इस सर्कल में पुट करने के बाद इफ़ एफ अल्फ़ा बीटा मीन्स एक्स की वैल्यू हमने अल्फ़ा रखी है, वाई की वैल्यू हमने बीटा रखी है बच्चों, और ये वैल्यू हमने फिर राइट साइड शिफ्ट करना है। और यदि ये पुट करने के बाद ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो जो पॉइंट होगा देन द पॉइंट पी अल्फ़ा बीटा ये आपको लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के बाहर चला जाएगा। अगला है कि इफ़ एफ अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 0 आएंगे तो बच्चों पॉइंट जो होगा देन द पॉइंट पी अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन द सर्कल लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है। यदि ग्रेटर देन 0 आ रहा है बच्चों तो उस केस में पॉइंट हमारा सर्कल के बाहर होगा, इक्वल टू 0 आ रहा है तो पॉइंट के ऊपर होगा मीन्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होगा। और यदि यही चीज़ हमारा एफ अल्फ़ा बीटा 0 से छोटा आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, तो पॉइंट क्या होगा देन द पॉइंट पी अल्फ़ा बीटा लाइज इनसाइड द सर्कल। तो ये बातें भी काफ़ी मैटर करती हैं क्योंकि हम इस कंसेप्ट को भी हम आगे यूज़ करेंगे, तो इसलिए यह बात आपको ध्यान में रखना है कि जो पोजीशन ऑफ पॉइंट है वह आपको निकालने आना चाहिए। कहीं कहीं पे आपको लोकेशन ऑफ पॉइंट से भी इसको आर्टिकल को इंडिकेट किया गया है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि पॉइंट बाहर है या ऑन द सर्कल है या सर्कल के अंदर है। ये सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आगे डिसाइड करेंगे अगले आर्टिकल्स में, वो हम ध्यान से आप देखेंगे। तो आप इसे नोट डाउन करते चले जाएं और एक अच्छी सी नोट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी जो आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, वो देखिए अगला आर्टिकल है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन विथ अ सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बीएससी के बच्चों के लिए, वो आप देखें ध्यान से। और इस आर्टिकल में हमने क्या करना है बच्चों, जो सर्कल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। आप ये प्रक्रिया जो है सो जनरल फॉर्म के साथ कर सकते हैं, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आपको कर दे रहा हूँ। जो हमारे अगले आर्टिकल हैं वो है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल विथ लाइन, ठीक है। मान लीजिए जो सर्कल की इक्वेशन है, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² plus y² is equal to r². Also let equation of line is y is equal to mx plus c. अब ज़रा गौर से देखें बच्चों, ये हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मानते हैं। जब कोई सर्कल को एक लाइन कट कर रहा होता है, इंटरसेक्ट करता है, तो आपको दिखेगा कि ये दो डिफरेंट पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और ये दोनों ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हैं वो हमें दिख रहे हैं, रियल हैं। तो इन पॉइंट्स पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे सर्कल और लाइन के, वो कॉमन होंगे। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो y बराबर mx प्लस c जो है वो इसको सेटिस्फाई करेगा एट दीज इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हम आगे क्या देखेंगे, फॉर इंटरसेक्शन x² प्लस y की जगह पे आप रखते हैं mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ये कहाँ से आएगा आपका
फ्रॉम 1 and 2। ये किसी भी कर्व में बच्चों ऐसे ही होंगे कि जब एक कर्व और एक लाइन है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, या दो कर्व भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो कॉमन पॉइंट होते हैं उन पे दोनों ही के ही कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। तो उस केस में हम जो हमारा y = mx+c है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो हम वहाँ पुट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, तो यदि आप इसको देखेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका आएगा 1 + m² × x², फिर ये आ जाएगा 2mcx, और फाइनली c² - r² = 0। मैंने इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया, आप इसको स्टेप बाय स्टेप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि m² x² आएगा, फिर x² कॉमन लेंगे तो 1 + m², फाइनली 2mcx आ जाएगा और c², और फिर मैंने r² को शिफ्ट कर दिया है। तो यह जो है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप ध्यान से देखें, इसका कोफिशिएंट जो है x² का 1 + m² है, x का हमारा 2mc है, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया। तो ax² + bx + c के फॉर्म में ये हमें दिख रहा है। तो सिंस it is a quadratic in x, तो therefore जब इसका d आप देखेंगे तो d आ जाएगा 2mc का होल स्क्वायर मीन्स b² - 4ac, तो यह आ जाएगा आपका 1 + m² × c² - r²। अब आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली ये क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये आ जाएगा 4m² c² माइनस, आप इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c² - r², और फिर यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m² c² माइनस m² r²। अब एज ए होल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखें, 4m² c² और 4m² c² वो कट जाएगा, तो फाइनली आपको आएगा -4 इंटू c² + 4r², और फिर यह आ जाएगा आपका +4m² r²। ये जब आप इंटरसेक्ट कराएंगे तो ये हमारी d की वैल्यू आएगी। और इसके बाद जब आप फाइनली देखेंगे बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आप चाहें तो 4 कॉमन ले सकते हैं, और -4 आपका कॉमन आ जाएगा। तो therefore d = -4 टेकिंग कॉमन, वी गेट c² माइनस, इन दोनों से r² भी हमारे कॉमन है, तो आप इसे लिख दें r² × 1 + m²। अब देखिए बच्चों, ये तो हमारे c की वैल्यूज़ आ गए। अब चूँकि आपको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि ये हमारा क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ x, दैट्स वाई इट विल गिव 2 डिफरेंट रूट्स, और जब ये 2 डिफरेंट रूट देंगे तो वो हमारे इन 2 पॉइंट्स को ही इंडिकेट करेंगे। तो फॉर intersection at 2 different point we have d should be greater than 0। तो जब d हमारे ग्रेटर देन 0 लेंगे बच्चों, तो इसका मतलब है कि d का मान हमारा यहाँ इतना है, -4 इंटू c² - r² इंटू 1 + m² इज़ ग्रेटर देन 0। अब आप -4 को जब राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो चूँकि यह नेगेटिव है तो यहाँ से आपका साइन चेंज हो जाएगा, तो c² - r² इंटू 1 + m² लेस देन 0 आएंगे, तो दैट मीन्स c जो है c² वह लेस देन r² इंटू 1 + m²। तो देयरफॉर c लेस देन r√1 + m²। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि c की वैल्यू यदि हमारी r इंटू 1 + m² से के अंडर रूट से लेस हो जाए, तो जो लाइन था वह लाइन सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ये हमारा y = mx+c है, और सर्कल की इक्वेशन x² + y² = r² है। तो जब आप इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे तो यह मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कटता हुआ दिख रहा है। तो जब ये कट रहा है तो इस कट पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम होते हैं, तो इसलिए हमने y = mx+c पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जो क्वाड्रेटिक हमारा फॉर्म हुआ बच्चों, इसको सॉल्व करके वो इस फॉर्म में आ गए। तो चूँकि ये क्वाड्रेटिक है तो हमने यहाँ पे d कैलकुलेट कर लिया, और d कैलकुलेट करने के बाद हमारा सिंप्लीफाई करके d जो है
वो -4 इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आया। अब चूँकि हमारा इंटरसेक्शन एट फॉर इंटरसेक्शन एट टू डिफरेंट पॉइंट वी हैव डी शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि दो डिफरेंट रूट्स के लिए डी का 0 से बड़ा होना ज़रूरी है, ये आप पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में ही। तो हमने यहाँ पे अलजेब्रा के एप्लीकेशंस को भी अप्लाई कर लिया, तो उसके बेसिस पे हमारा ये पार्ट आएगा। जब ये माइनस साइन हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यह लेस देन 0 आ गया, और यहाँ से फिर सी स्क्वायर जब आप इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, और फाइनली जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये सी लेस देन 1 आर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था हमारा जब दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। तो आगे देखिए बच्चों, इसको आप उतारने की भी कोशिश करते जाएं साथ साथ, तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। बाद में भी आप इसको करके समझ सकते हैं और ख़ुद से भी कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। अब आगे देखिए, यदि मान लीजिए लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, क्योंकि इंटरसेक्शन तो एक पॉइंट पे भी हो सकता है ना हमारा, तो इस केस में ये दोनों ही पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे। कहने का अर्थ है कि दोनों ही पॉइंट मिल जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, मीन्स रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इफ़ आगे है इफ़ इंटरसेक्शन एट only one point then we have, तो यहाँ हमें क्या कंडीशन मिलेगा वो देखें बच्चों ध्यान से। तो इस केस में हमारे रूट्स ये क्या इंडिकेट कर रहा है, या तो ज्योमेट्रिकल बात हो गई कि जब इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करेगा। यदि अलजेब्रिकली हम इसको समझना चाहें तो इसका मतलब हो गया कि क्वाड्रेटिक जो हमारा ऑब्टेंड हुआ था उसके दोनों ही रूट्स इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल, इसलिए तो दोनों पॉइंट मिल करके कोइंसाइड कर रहे हैं, एक हो रहे हैं। तो इन दिस केस देन वी हैव डी इज़ इक्वल टू 0। तो जब डी बराबर 0 आप करेंगे इसको, तो इसका मतलब है कि -4 इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो -4 राइट साइड चला जाएगा, दैट मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो आपको यहाँ से सी जो आएगा बच्चों वो आ जाएगा आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जब आपका सी बराबर हो जाए आर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के, तो इस केस में आप समझेंगे कि जो लाइन है वह एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और वह रियल है। यदि सी हमारा लेस देन आ जाए बच्चों, तो उस केस में क्या होगा कि लाइन जो है सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वो रियल पॉइंट्स होंगे। बट एक लास्ट केस हमारा आएगा कि सी जब लेस देन हो जाए, ठीक है, तो उस बात को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं डायरेक्टली। नाउ इफ सी ग्रेटर देन, फर्स्ट टाइम लेस देन आया था, सेकेंड टाइम इक्वल टू आया, अब c यदि ग्रेटर देन हो जाए बच्चों अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, आप इसे एक बार खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप लॉजिक लगा सकते हैं, तो आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नाउ इफ c ग्रेटर देन r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर देन नो इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल, क्योंकि वह बाहर ही निकल जाएगा बच्चों। मतलब इस केस में हमारे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होंगे उसके कोई रूट्स जो होंगे रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो डी लेस देन 0 हो जाता है, और उसे सॉल्व करने के बाद हमारा सी जो है वो आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर से आपको ज़्यादा हो जाएगा सी का वैल्यू। तो हमने देखा कि जब कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है किसी सर्कल को, तो इसमें 3 तरह की बातें आती हैं। या तो लाइन सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगा, या तो 1 पॉइंट पे कट करेगा, या तो नहीं तो ये कट नहीं करेगा। तो ये इस आर्टिकल के काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी मायने हैं, खास करके जब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिस्कस करते हैं तो हम इन कंसेप्ट्स को ज़रूर यूज़ करते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम अगला आर्टिकल जो हमारे पास में है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो इसी से रिलेटेड है। तो देखिए आगे बच्चों, आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर ज़रूर से ज़रूर करें बच्चों, ताकि उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो जाए यूनिवर्सिटी लेवल के बातों को समझने में और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने में। तो अगला आर्टिकल है बच्चों, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इन डिफरेंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। अब ज़रा गौर से देखेंगे बच्चों, जो टेंजेंट आपको हमें ऑब्टेन करना है, पहला है हमारा पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखा है और इस पे ही काम करेंगे। और नॉर्मली जब आप जनरल फॉर्म में भी काम करेंगे बच्चों, तो यही सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, फर्स्ट है हमारा पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे डिफरेंट फॉर्म में लेने हैं, तो पहला है हमारा पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म कहने का सेंस यह है बच्चों कि जो हमारे टेंजेंट हैं, इस केस में सर्कल को वो टच करके निकला है, और पॉइंट जो है, टेंजेंट तो ऐसे टच ही करता है, और इस केस में जो पॉइंट है हमारे वो ऑन द सर्कल है, P x1 और y1। देन इन दिस केस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होंगे, तो ये आ जाएगा x1। आप एक काम ये कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को बच्चों x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख दें, और एक को x1 y1 में कन्वर्ट कर दें। तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो आपको इस तरह से मिल जाएगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये था हमारा पॉइंट फॉर्म। एक हमारा आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में बच्चों कुछ नहीं है, जो हमारे सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगे वो r cos थीटा और r sin थीटा। तो यहाँ पे आप r cos थीटा और r sin थीटा रखेंगे, r कॉमन होकर कट जाएगा, तो आपको जो डायरेक्ट इक्वेशन आएगा टेंजेंट का वो आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया टेंजेंट का, या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आप इसे कह सकते हैं। और लास्ट जो हमारा है वह है स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। इस केस में बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, तो चूँकि ये जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, जब हमारा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है तो हम स्लोप फॉर्म को यूज़ करते हैं, और इस केस में जो टेंजेंट होंगे वो दो डिफरेंट टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। कहने का सेंस है, जब हमारा पॉइंट ऑन द सर्कल है तो हम लोग पॉइंट फॉर्म को यूज़ करेंगे, और इस केस में एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा थ्रू दिस पॉइंट। लेकिन जब हमारा यही पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होगा x1 y1, तो इस केस में इस पॉइंट से हम दो डिफरेंट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और यह डिसाइड कैसे करेंगे बच्चों, तो ये हमने आज के ही आर्टिकल में पीछे बताया है, पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो पॉइंट यदि बाहर होगा तो उस केस में आप स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे, और स्लोप फॉर्म यूज़ करने के बाद हमें दो डिफरेंट टेंजेंट के इक्वेशन मिल जाएंगे। और स्लोप फॉर्म में क्या होता है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस, जो हमने c वाला पार्ट लिया था इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल में, तो वहाँ जो c की वैल्यू आई थी वो r√1 प्लस एम स्क्वायर आया था। तो बस हमने क्या करना है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जगह पे ये पुट कर देंगे, वेयर c जो है हमारा r√1 प्लस एम स्क्वायर है। और इसे बच्चों हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से भी जानते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, टेंजेंसी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर अ सर्कल। तो हम सीधे कहेंगे c इज इक्वल टू r मीन्स r ये रेडियस ऑफ आपको सर्कल होंगे, ये यहाँ से यहाँ तक की बात आ जाती है, और m जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो c बराबर r√1 प्लस एम स्क्वायर जब होगा तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहलाएगा। और स्लोप फॉर्म में जब टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो वो हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस r√1 प्लस एम स्क्वायर होता है। तो हमने देखा कि जो टेंजेंट के इक्वेशन हैं वो हम तीन तरह से समझ सकते हैं, या तीन तरह के होते हैं, एक पॉइंट फॉर्म होता है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, और एक हमारा स्लोप फॉर्म होता है। तो आज के डिस्कशन में बच्चों इतना ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे की वीडियो में फिर हम लोग और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और आर्टिकल्स के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
अभी सर्कल में और भी बातें हैं, काफ़ी बातें जानने लायक हैं। तो आज के वीडियो को आप देख करके इसको समझने की कोशिश करें और काफ़ी इन्जॉय करें इसके साथ, और इन कंसेप्ट पे जितने क्वेश्चन आप बना सकते हैं उसे बनाने की कोशिश करें। आज के वीडियो में मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी डालने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई परेशानी हो तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपनी परेशानियों को पूछ सकते हैं, आपको हल उसी टाइम मिल जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।